राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगले वर्ष से नेट परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित की जाएगी। दिल्ली में शुक्रवार की सुबह गर्म रही और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी साझा की। पंजाब में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शियत ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। यूपी बेसिक शिक्षा परिषद के अनुसार सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल 20 मई से 15 जून 2026 तक बंद रहेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की हालिया बढ़ोतरी ने देश की राजनीति में उबाल ला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। राजधानी दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पहली बार हाइड्रोजन गैस से चलने वाली बसों का संचालन शुरू हो गया है। दिल्ली के असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग से निपटने के लिए फायर लाइन बनाने, विशेष फायर रिस्पांस यूनिट की तैनाती और जीपीएस से लैस टीमों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण जारी है। करोलबाग जोन भवन निर्माण विभाग के 4 ईई भवन एवं 4 डीसी करोलबाग जोन के इन 2 वर्षों में बदल गए, लेकिन भ्रष्टाचार रुकने की जगह लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। एमसीडी भवन निर्माण विभाग द्वारा जिन प्लॉटों पर अवैध निर्माण पाए जाने पर डीएमसी एक्ट के उल्लंघन का नोटिस जारी किया जाता है, वे कमर्शियल भवन बनकर बिक जाते हैं या उनमें व्यापार शुरू हो जाता है। इस दौरान एमसीडी अपने ही आदेशों का पालन नहीं करवा पाती, जिससे लगातार दिल्ली सरकार को भारी राजस्व की क्षति हो रही है। मजे की बात यह है कि बिना नक्शे के यहाँ तक कि 100% से अधिक निर्माण कर प्रतिबंध के बावजूद छज्जे तक रिश्वत के बल पर बिल्डर और ठेकेदार निकालकर सरकारी भूमि पर खुलेआम अतिक्रमण कर रहे हैं। आप इस प्लॉट को देखें, जिसका नंबर 1/102 है। उसमें कुछ माह पहले आग लगी थी। उस समय वह टीन शेड था और आज बिना स्वीकृत नक्शे के पक्की लिंटर डाली जा रही है। लेकिन एमसीडी भवन निर्माण विभाग के जेई हेमंत कुमार सब कुछ जानते समझते हुए भी खामोश हैं। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। डीआईडी न्यूज, एसडी संगम नेशनल टीवी चैनल लगातार प्लॉट नंबर एवं तस्वीरों के साथ अवैध निर्माण की खबर प्रसारित करता आ रहा है, लेकिन भवन निर्माण विभाग के अधिकारी अवैध निर्माणकर्ताओं पर कार्रवाई कर राजस्व एकत्र करने की बजाय अपने जेई के माध्यम से मामले को दबाने के लिए गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या इस तरह के जीरो टॉलरेंस की नीति पर निगम का भवन निर्माण विभाग अमल कर रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो आखिर कब सख्त कार्रवाई होगी? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद यानी एनडीएमसी के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान संविदा कर्मचारियों को मेडिकल हेल्थ कार्ड भी सौंपे गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास विजन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंदों की मदद और जनसेवा को मजबूत करना है। उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए एनडीएमसी टीम की सराहना की और कहा कि सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये पूरा परिवार है जहां हम सब मिल करके एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, सदस्य हो, सांसद, विधायक और सभी अधिकारी कर्मचारी मिल करके देश की सेवा करने वालों की सेवा करते हैं। इसलिए आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। ये एनडीएमसी का एरिया वो एरिया है जहां प्रधानमंत्री जी से लेकर के
हर एक वो गणमान्य व्यक्ति रहता है जो देश सेवा में जुटा है। वो हमारे प्रतिनिधि के रूप में, नेतृत्व के रूप में, हमारे अधिकारियों के रूप में इस क्षेत्र में रहते हैं और आप अलग अलग विभागों के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र की सेवा करते हैं, तो लगभग इस पूरे क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भी सेवा कर रहे हैं। और आज यहाँ पे मंच पे उपस्थित हमारे चेयरमैन केशव चंद्रा जी, हमारे दिल्ली सरकार में मंत्री मेरे भाई परवेश साहब सिंह वर्मा जी, हमारी बहुत ही प्यारी और लोकप्रिय सांसद बांसुरी स्वराज जी, इस एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन के नाते लगातार दिन रात मेहनत कर रहे और आप सबके सुख दुख के साझी कुलजीत चहल जी, सदस्य दिनेश प्रताप जी, अनिल वाल्मीकि जी, सरिता जी और हमारे सचिव राकेश कुमार जी। एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन पूरी टीम के लिए जिन्होंने इस निर्णय को लिया, आगे बढ़ाया और आज हम ये दिन देख पा रहे हैं कि जिस अनुकंपा के आधार पे हमें नौकरी मिली, ये जीवन भर का वो साथ है जो आपके पूरे परिवार को बहुत काम आने वाला है। और सच कहा परवेश जी ने कि इतना आसान नहीं होता अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलना, इसमें बड़ा संघर्ष लगता है और बड़ी मन के साथ में कोई पीछे लग के करवाने वाला व्यक्ति चाहिए होता है। कुलजीत चहल जी को मैं देख रही थी कि लगातार इस विषय को पकड़ के एक एक जगह जहां जहां पे भी फाइल गई वो पीछे पीछे गए कि हमारे इन कर्मचारियों के परिवारों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, जरूर उनके परिवार में से किसी ना किसी को ये जॉब मिलनी चाहिए। इसलिए आप सबके अथक प्रयासों को हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज इन परिवारों के चेहरों पे जो खुशी मिल पाई और जो कॉन्ट्रैक्ट के हमारे कर्मचारी हैं उनको भी ये जो बड़ी सुविधा दी है आपने अपने हेल्थ मिशन में जोड़ करके, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। इससे पूरे परिवार को उस परिस्थितियों में जहां एक परिवार बड़ा तकलीफ में होता है, अगर कोई भी हारी बीमारी हो जाए, इलाज कराना पड़ जाए, तो आजकल एक छोटी सी बीमारी भी बड़ा खर्चा लेकर के आती है और उस खर्चे के साथ जब परिवार जूझता है तो सारे घर का बजट बिगड़ जाता है। तो ऐसे में हमारा इस हेल्थ मिशन में जुड़ना हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सिंबल है और जिस संबल के साथ में हमें इतनी सुविधाएं जब मिलती है तो ये सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने जो विजन दिल्ली को दिया है, देश को दिया है, हर व्यक्ति के लिए यहाँ सुविधाएं, यहाँ इलाज हो, यहाँ पे सुख संपन्नता हो, ऐसे सबका साथ सबका विकास जिस नियम को बांधे हुए देश के प्रधानमंत्री चल रहे हैं। निक पेपर लीक कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। छात्रों के बीच भारी गुस्सा और नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी मामले पर पहली बार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मीडिया के सामने आए। प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रों का भविष्य और उनकी मेहनत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 3 मई को परीक्षा हुई थी और 7 मई को एनटीए को पेपर लीक की शिकायत मिली, जिसके बाद तुरंत जांच शुरू की गई। राज्यों की एजेंसियों से संपर्क कर मामले की पड़ताल की गई। जांच में पेपर लीक की पुष्टि होने पर सरकार ने 12 मई को परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि शिक्षा माफियाओं और असामाजिक तत्वों के खिलाफ यह लंबी लड़ाई है। मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और सरकार इस बार किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके साथ ही उन्होंने परीक्षा की नई तारीखों की भी घोषणा की। हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है छात्रों की भविष्य, उनकी परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता सरकार की सदैव है। 3 मई को एग्जामिनेशन हुई, 7 मई तक एनटीए की ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम पे कहीं से आपत्ति आई। गेस्ट पेपर में ऐसे कुछ प्रश्न आए हैं जो इस बार की क्वेश्चन सेट्स में था। तुरंत ही हम लोगों की वहाँ चर्चा हुई। एनटीए ने और सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत उसको प्रारंभिक थोड़ा इंक्वायरी किया
एजेंसियों को दे दिया, भारत सरकार की एजेंसियों को दे दिया। भारत सरकार एजेंसी संबंधित 2-3 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ विषय था। प्रथम दृष्टया में राज्यों की एजेंसियों से संपर्क किया और 12 तारीख तक यानी 8 को सुबह प्रक्रिया एक प्रकार से 7 रात को शुरू हुई, 8 को ही शुरू हुई। 8, 9, 10, 11 3-4 दिन में जब हमको स्पष्टता हुई, हम कंफर्म हुए हैं कि इस बार गैस पेपर की आड़ पे क्वेश्चंस बाहर गया है। हम 12 तारीख को छात्रों के हितों में हम नहीं चाहते थे कोई गलत कैंडिडेट एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए। इसीलिए हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ हमने कहा था हम जीरो टॉलरेंस की अप्रोच में चलते हैं। हमने पिछले बार जो विसंगति आई उसमें जो हमने राधाकृष्णन कमेटी गठन हुई थी, पिछले 25 और 26 दोनों साल हमने राधाकृष्णन कमेटी को शब्दशः इम्प्लीमेंट किया। उसके बावजूद भी ये दुर्घटना हुई। इसलिए हमने पहला हमारे निर्णय हुआ कि हम परीक्षा को इस बार रद्द करते हैं। हमने 12 तारीख को परीक्षा को रद्द किया। स्वाभाविक देश में और विशेष करके स्टूडेंट्स में उसको लेके 2 प्रकार के मत आए। हम दोनों प्रकार के मतों को स्वीकार करते हैं। हम अपना दायित्व उसको मानते हैं, उसको कैसे समाधान की रास्ता निकाले। और आज हमने 15 हमने आज नई तिथि के साथ आ रहे हैं। लगभग आज से 1 महीने से थोड़ा 1-2 दिन के बाद नई परीक्षा होगी। हमारी अप्रोच वही रहेगा, हम जीरो टॉलरेंस टू माल प्रैक्टिसेस। ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है, फिर नीट की हम लोग एग्जामिनेशन तोड़ सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को खुली चुनौती दिया जा रहा है। ये सारे को ध्यान में रखते सरकार ने तुरंत सीबीआई को काम सौंपी है। सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार सीबीआई तह तक जाएगी, कहाँ वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है। राधाकृष्णन कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहाँ वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है सीबीआई के ऊपर और जो संबंधित एजेंसी उनके साथ काम करे। सरकार की पूरी माइटी, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता से इसको लेते हुए शीर्ष तो नेतृत्व उसके लेके खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है। हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे और मैं समाज को अपील करना चाहता हूं, विशेष करके सभी विद्यार्थियों का, कोई निर्भय होकर परीक्षा में, आप ही सरकार आप ही के साथ है, आप ही के हितों में मेरिटियस स्टूडेंट्स की, मेधावी छात्रों के पक्ष में निर्णय लिया गया है। मैं फिर कहूँ, हम नहीं चाहते थे कोई माफिया की षड्यंत्र से कोई मनी बैग आपकी सीट को छीन ले, हम नहीं होना देना चाहते थे। इसीलिए हमने एक कठोर, हमको बहुत एक अभिभावक के नाते, एक दायित्व में रहने वाले अधिकारियों के नाते और मैं मंत्री के नाते, हम सब उसमें से बहुत, जो घटना हो रही है उसमें से बहुत दुखी और चिंतित हैं। लेकिन हमें बड़े लक्ष्य को लेकर देश के हितों में हमें कठोर निर्णय लेना पड़ा है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्रिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद
एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत यूएई रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में ऊर्जा, निवेश, रक्षा और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करते हुए वहां के नेतृत्व और लोगों के प्रति भारत की एकजुटता व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय स्थिरता और आपसी विश्वास को मजबूत करते हुए भारत यूएई संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। पिछले कुछ समय से आपसे फोन पर तो बात होती रहती थी, परंतु मैं स्वयं आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब था, आतुर था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जितना हो सके उतना जल्दी आपके पास आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच में बहुत खुशी हुई है। ब्रदर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं। कठिन समय यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की चिंता करने और उनकी देखभाल की, जिस प्रकार से आपने उनको अपने परिवार के सदस्य पर संभाला है, मैं यूएई सरकार का, आपका, रॉयल फैमिली का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ब्रदर, पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज़ को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। ब्रदर, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जनवरी में आपकी भारत यात्रा के दौरान हमने आपसी सहयोग को क्वालिटेटिवली अपग्रेड करने पर सहमति जताई है। इतने कम समय में भी हमने सभी विषयों में उल्लेखनीय प्रगति की। दोनों टीमों के बीच भी करीबी संपर्क रहा। आज जिस तरह की परिस्थिति है, इसमें भारत और यूएई की स्ट्रेटेजिक साझेदारी, इसका महत्व कई गुना बढ़ गया। हम आने वाले समय में हर क्षेत्र में साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार फिर आपके आत्मीयता भरे स्वागत और गहरी मित्रता के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 89 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और टूल किट भी वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल मित्र देशों के रूप में साझा विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि बौद्ध तीर्थ स्थल होने के कारण इस क्षेत्र पर देश और दुनिया की नजर बनी रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र होने के चलते सुरक्षा और विकास दोनों ही बेहद जरूरी है, ताकि यहाँ के लोगों को कभी भी खुद को विकास की दौड़ में पीछे महसूस न करना पड़े। उन्होंने भरोसा दिलाया कि महाराजगंज की विकास यात्रा बिना रुके और बिना थके लगातार आगे बढ़ती रहेगी। बहनों और भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में 208 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, जिनमें ज्यादातर नौतनवा विधानसभा की हैं और कुछ फरेंदा विधानसभा की भी हैं, इन सभी परियोजनाओं के लिए नौतनवा विधानसभा के विधायक, यहां के माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी को और पूरे जनपद वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, भारत और नेपाल दोनों मित्र देश के रूप में एक साझी विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों देशों के बीच में एक साझी विरासत है, रोटी बेटी का संबंध है। नेपाल के लोग भारत के अंदर और भारत के लोग नेपाल के अंदर बिना किसी बाधा के आते जाते हैं और बौद्ध तीर्थ स्थल होने के नाते देश और दुनिया की निगाह भी इस पूरे क्षेत्र में बनी रहती है। उन स्थितियों में बौद्ध परिपथ का हिस्सा होने के कारण दो देशों के सीमावर्ती क्षेत्र का हिस्सा होने के नाते सुरक्षा के लिहाज से भी और भारत के नागरिकों को, महाराजगंज जनपद के नागरिकों को, नौतनवा और फरेंदा के नागरिकों को कहीं भी विकास के पैमाने पे अपने आप को, कहीं भी उनको अपने को पिछड़ा महसूस होने की नौबत ना आने पाए। और नेपाल का भी कोई हमारा मित्र देश का नागरिक भी अगर अपने किसी कार्य के लिए अपने रिश्तेदारी में, नातेदारी में इस क्षेत्र में आता है, उसको भी आने जाने में परेशानी न हो, इसके लिए विकास अत्यंत आवश्यक है। और उन्हीं कार्यक्रमों की दिशा से एक बार फिर से मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज बहनों और भाइयों, विकास की जो एक प्रक्रिया है, ये बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके अनवरत चलेगी। बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके चलेगी। इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्यपाल रमेन डेका के साथ रायपुर स्थित कृषि महाविद्यालय में आयोजित 11वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने डिग्री और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समारोह केवल शैक्षणिक सफलता का उत्सव नहीं, बल्कि कृषि अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से प्रदेश और देश के भविष्य निर्माण का संकल्प भी है। उन्होंने विश्वास जताया कि आज डिग्री प्राप्त करने वाले युवा आधुनिक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नई तकनीकों के जरिए कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं का ज्ञान और समर्पण किसानों की समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज इंदिरा गांधी
कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के एकादश दीक्षांत समारोह में हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, प्रबंध मंडल तथा विद्या परिषद के सभी सम्मान्य सदस्यगण, प्राध्यापकगण, उपस्थित अतिथिगण, उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले प्रिय छात्र छात्राओं, प्रेस के मित्रों और देवी और सज्जनों, आप सभी को नमस्कार, जय जोहार। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं छत्तीसगढ़ के उन युवाओं और वैज्ञानिकों के बीच में हूं जो राज्य की खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं। आज डिग्री और पदक पाने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी मेहनत और अनुशासन का फल आज आपको मिल रहा है। यह दीक्षांत समारोह सिर्फ पढ़ाई खत्म होने का उत्सव नहीं है, यह आपके जीवन के एक नए सफर की शुरुआत है। अब आप समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। इस विश्वविद्यालय ने कृषि शिक्षा और शोध संस्थान में शानदार काम किया है। हमारे कुलपति जी उसका उल्लेख किए हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने फसलों की 160 से ज्यादा किस्में और 100 से ज्यादा आधुनिक तकनीकें विकसित की हैं। इसके लिए मैं कृषि विश्वविद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उत्तर में बलरामपुर, जहां से हमारे कृषि मंत्री जी आते हैं, और दक्षिण में सुकमा तक फैला इस विश्वविद्यालय का नेटवर्क राज्य के किसानों के लिए बहुत मददगार साबित हो रहा है। खेती हमारी अर्थव्यवस्था की जान है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इस पहचान को बनाए रखने में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। मैं पुनः विश्वविद्यालय का आभार करता हूं। मुझे यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार किसानों के हित में बहुत अच्छा काम कर रही है। हम किसानों को सबसे ज्यादा फायदा अपने प्रदेश में दे रहे हैं। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान भी खरीद रहे हैं। और इतना ही नहीं, हम लोग अपने प्रदेश में दलहन और तिलहन, फल सब्जी, वनोपज, इसको भी बढ़ावा दे रहे हैं और इसमें भी हम लोग इंसेंटिव किसानों को दे रहे हैं। और हम कृषि को अधिक लाभकारी, आधुनिक और टिकाऊ बनाने के लिए भी लगातार शासन की तरफ से प्रयास कर रहे हैं। आज का इस समय टेक्नोलॉजी का है। खेती में अब ड्रोन, एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग हो रहा है। आप सभी युवाओं से उम्मीद है कि आप इन तकनीकों को खेत खलिहान तक पहुंचाएंगे। आप वैज्ञानिकों और किसानों के बीच की कड़ी बनेंगे। राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ की उपजाऊ भूमि, पर्याप्त वर्षा और मेहनती किसान कृषि को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। तो इस तरह से लगातार हम लोग अपने प्रदेश में खेती को बढ़ा रहे हैं। और मैं अंत में फिर से एक बार हमारे सभी छात्र छात्राओं को, जिन्होंने आज मेडल प्राप्त किया है, डिग्री हासिल की है, उनको सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम